राज्य में 8-10 दिनों के सियासी ड्रामे के बाद आखिरकार एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब मंत्रिमंडल में किस किस को जगह मिलती है, इस पर चर्चा का बाजार गर्म है। बुल्ढाना जिले से कई नेताओं के नामों को लेकर चर्चा है। राज्य में सियासी हलचल के बाद अब नई सरकार तो बन गई है, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार होना अभी बाकी है। हालांकि इससे पहले मंत्रिमंडल में किस किस को जगह मिलती, इस पर चर्चा का बाजार जरूर गर्मा गया है। बुल्ढाना जिले में फडणवीस और शिंदे समर्थक विधायक हैं। ऐसे में जिले में एक दो नहीं बल्कि कई विधायक मंत्री बनने की कतार में हैं। देवेंद्र फडणवीस के बेहद करीबी और उनकी पिछली सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे बुल्ढाना जिले के जलगांव जामोद निर्वाचन क्षेत्र से विधायक संजय कुटे का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि उन्हें स्वास्थ्य मंत्री का पद दिया जा सकता है। संजय कुटे का रोल केवल इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने बागी विधायकों को मुंबई से सूरत और फिर सूरत से गुवाहाटी और गुवाहाटी से गोवा के तक सफर में अपना पूरा सहयोग और साथ दिया है। ऐसे में उन्हें इसका फल भी मिलना चाहिए। तो उधर बगावत करने वाले शिवसेना के विधायकों में बुल्ढाना जिले के 2 विधायक शामिल हैं, जिनमें से मेहकर विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजय रायमुलकर तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। इसीलिए उन्हें भी मंत्री पद का दावेदार माना जा रहा है। जबकि बुल्ढाना के विधायक संजय गायकवाड़ भी बागी विधायकों में शामिल है, तो उनके भी मंत्री बनने को लेकर चर्चा हो रही है। उनके राजनीतिक अध्ययन, पैसे लाने की कला और पीछे 2.5 वर्षों में एकनाथ शिंदे और अपने वरिष्ठों के साथ उनके संबंध को देखते हुए मंत्री बनाने पर विचार किया जा सकता है। तो वहीं इस नई सरकार में कई महिला विधायकों को भी मंत्री पद दिया जाएगा। ऐसे में चिखली की महिला विधायक श्वेता महाले का नाम भी लिस्ट में शामिल हो सकता है। लेकिन ये भी बात है कि बुल्ढाना जिले से भाजपा के ही 2 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिले, ये फिलहाल तो संभव नहीं, क्योंकि बागी विधायकों का भी ख्याल रखना है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मंत्रिमंडल में बुल्ढाना जिले का प्रतिनिधित्व कौन कौन करता है। आषाढ़ी एकादशी पर महापूजा कौन करेगा, इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा थी। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विट्ठल की पूजा करेंगे। लेकिन एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी ने कहा, भले ही पूजा एकनाथ शिंदे करे, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में नहीं तो सरकार का क्या। अमोल मिटकरी ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भगवान विट्ठल उनसे नाराज है। काही दिवसांपूर्वी चंद्रकांत दादा पाटील हे वारकऱ्याची वेशभूषा करून वारीत गेल्याचा एक व्हिडिओ आणि फोटो मी पाहिला होता आणि वारकऱ्याची वेशभूषा करून त्यांना हे दाखवायचं होतं का भाजपचाच मुख्यमंत्री म्हणजे देवेंद्रजी फडणवीसांच्या रूपानं शासकीय महापूजा पांडुरंगाची आषाढी एकादशीला करणार। पण पांडुरंगांनी एकनाथाला बोलावलं हे साधारणपणे चित्र आता जवळपास स्पष्ट झालेलं आहे। म्हणून प्रश्न असा आहे की नेमकी पूजा कोण करेल हे आता सर्व चित्र स्पष्ट झालं आहे आणि दुसऱ्या दिवशी पूजा करणाऱ्यांचं सरकार राहणार की नाही हाही मोठा प्रश्न आहे। कारण 17 जे काही आमदार गेलेत त्यातले काही आमदार सुप्रीम कोर्टात त्याच्याबाबत जो निकाल येणार आहे ते जर डिस्क्वालिफाईड झाले तर हे सरकार पण आउट घटकेचं ठरेल। मात्र देवेंद्रजींवर पांडुरंग का नाराज आहे हा एक संशोधनाचा विषय आहे। आम्ही म्हटलं होतं आणि तसंच झालं। आता चंद्रकांत पाटलांनी उत्तर द्यावं, सरकार नेमकं आहे कोणाचं, भाजपचं आहे की शिवसेनेचं आहे? आणि भाजपचं सरकार असेल तर मुख्यमंत्री फडणवीस का नाही, आणि जर नसेल तर मग शिवसेनेचं आहे हे स्वीकारा। त्याच्यामुळे शिवसेनेचं जे सरकार 5 वर्ष टिकेल तशाच पद्धतीचं, भलेही आता अंतर्गत कलह किंवा गटबाजी असतील, पण एक शिवसैनिक म्हणूनच एकनाथ शिंदे साहेब प्रत्येकाला आठवतात। त्याच्यामुळे त्यांना शुभेच्छा देतो आणि त्यांच्या हस्तेच पांडुरंगाची पूजा होईल। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के नेता रविकांत तुपकर ने राज्य की बड़ी राजनीतिक पार्टियों पर किसानों की समस्या पर ध्यान देने का आरोप लगाया है। तुपकर ने कहा कि मानसून के कमजोर पड़ने से किसानों के सामने दोबारा से बुआई की चिंता है, लेकिन राज्य में तो बड़ी पार्टियां केवल सत्ता पर अपना ध्यान केंद्रित करी हुई है। सध्या महाराष्ट्रातला शेतकरी प्रचंड अडचणीत आहे। अनेक ठिकाणी पाऊस पडला, अनेक ठिकाणी पावसाचा खंड पडला, कुठे जास्त पाऊस झाला, त्यामुळे शेतकऱ्यांची पेरणी उलटलेली आहे। अनेक ठिकाणी दुबार पेरणी करावी लागत आहे। काही ठिकाणी बियाणं बोगस निघलं म्हणून दुबार पेरणी करावी लागत आहे। शेतकऱ्यांना पाहिजे ती खतं मिळत नाहीये, पीक कर्ज मिळत नाहीये। शेतकऱ्यांना सगळ्याच पक्षांनी वाऱ्यावर सोडलेलं आहे। जे काय प्रस्थापित राजकीय पक्ष असतील हे कोण खुर्ची वाचवण्यासाठी बसतायत तर कोण खुर्ची तयार करण्यासाठी बसतायत आणि लोकप्रतिनिधी मजा करतायत। शेतकऱ्यांनी बघायचं कुणाकडे,
आम्हाला गावागावातल्या शेतकऱ्यांचे फोन येतात, अक्षरशः शेतकरी रडतात की आम्ही आता कुणाकडे बघायचं. या काळात खऱ्या अर्थानं लोकप्रतिनिधींनी आणि प्रस्तावित पक्षाच्या नेत्यांनी शेतकऱ्यांना आधार देणं गरजेचं होतं. परंतु शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून सगळे नेते मशगूल झालेले आहेत आणि ही गोष्ट काही स्वागतार्ह नाही, हे काही चांगलं नाही. लोकशाहीवरचा विश्वास लोकांचा उडत चाललाय, लोकप्रतिनिधींवरचा विश्वास लोकांचा उडत चाललाय. खरं तर ज्या लोकांना निवडून दिलं त्या लोकांच्या सुखदुःखामध्ये आधार होणं हे लोकप्रतिनिधींचं काम असतं, हे नेत्यांचं काम असतं. पण असं न करता महाराष्ट्राचं राजकारण अतिशय खालच्या पातळीवर गेलेलं आहे आणि याच्यानंतर शेतकऱ्यांचा लोकप्रतिनिधींवर विश्वास राहील का नाही ही शंका माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याच्या मनामध्ये येते. नव्यानं मुख्यमंत्री झालेले एकनाथ शिंदे साहेबांना माझी विनंती आहे की ताबडतोब शेतकऱ्यांकडे लक्ष द्या. जिथं दुबार पेरणीचं संकट आहे तिथं शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी मदत करणं आपल्याला अत्यंत आवश्यक आहे. बोगस बियाणं, खतं नाही आहेत, अशा सगळ्या परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी आणि या नवीन सरकारनं ताबडतोब पावलं उचलणं गरजेचे आहेत असं माझं मत आहे. वसंतराव नाइक की जयंती के उपलक्ष्य में बुल्ढाना में बाइक रैली निकाली गई। हरित क्रांति के प्रणेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री वसंतराव नाइक की 109वीं जयंती के अवसर पर बुल्ढाना शहर में गौर सेना द्वारा एक बाइक रैली का आयोजन किया गया था। शहर के वसंतराव नाइक चौक से वसंतराव नाइक के फोटो पर माल्यार्पण कर इस रैली की शुरुआत की गई। शहर के अलग अलग चौक से होते हुए इस बाइक रैली में बड़ी संख्या में बंजारा समाज के लोग शामिल हुए। फॉरेन लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रिय ग्राहक, कोरोना के प्रादुर्भाव के चलते आपसे अनुरोध है कि आप अपने केबल का मासिक भुगतान अपने ऑपरेटर को कैशलेस तरीके से, जैसे कि यूसीएन मोबाइल ऐप या फिर नीचे दिए गए ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स का इस्तेमाल करके करें, ताकि आपका मनोरंजन बिना किसी रुकावट के लगातार चलता रहे। धन्यवाद। अकोला में स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के मामले में कुल 5 मामलों का खुलासा करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए चोरों के पास से 1,98,000 रुपए का संपत्ति जब्त हुआ है। स्थानीय अपराध शाखा की टीम को मिली जानकारी के अनुसार आरोपी मोहम्मद मुदस्सिर उर्फ टैटू मोहम्मद यूनुस को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। इस बीच उसने अकोला शहर में कई जगहों से चोरी करना कबूल किया। गिरफ्तार चोर ने बाइक के साथ ही कार चोरी करने की बात भी कबूली है। इसके साथ ही अकोला जिले में 5 और चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपी के वाहन समेत अकोला नगद जब्त किया है। अकोला के शिवनी में 4 हेक्टेयर 57 एकड़ खेत का स्वामित्व शिवराम कूपर के पास था। उनकी मृत्यु के बाद उनके 6 उत्तराधिकारियों ने इस रसीद के माध्यम से अकोला के व्यापारी नितिन कुमार जोशी को जमीन बेच दी थी और फिर इसे दूसरे को बेच दिया। करीब 1 करोड़ रुपए की इस धोखाधड़ी के मामले में अब नितिन जोशी जमीन पर अपने अधिकार के लिए कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। मूल जमींदार मृतक शिवराम कोपुल के 6 वारिस दिलीप, उमेश, एलराज, रविंद्र, चित्रलेखा, बालकृष्ण दामले, माधुरी, हरीश पड़गिल है। लेकिन रविंद्र की मृत्यु के बाद उनके वारिस हुए, लेकिन बाद में लक्ष्मीबाई, लीना, अमित और सुनीता घंटेकर और चित्रलेखा दामले की भी मृत्यु के बाद मनोज और अर्चना वारिस हुए। दिलीप, उमेश और रविंद्र के वारिस झूठा दावा करते हैं कि उनके अलावा उनका कोई वारिस नहीं है और पूरी संपत्ति उनकी है। इस तरह से झूठे दस्तावेज के आधार पर 26 जून 2020 उद्योजक नितिन कुमार जोशी 1 करोड़ रुपए में जमीन बेचने का सौदा किए। इतना ही नहीं बल्कि इस जमीन का कई और लोगों को भी बेचा गया है।
इस तरह से करोड़ों के जमीन के सौदेबाजी में घोटाले की बात सामने आई है। अब इंसाफ और जमीन पर अपना मालिकाना अधिकार के लिए नितिन कुमार जोशी पुलिस और अलग अलग कार्यालय के चक्कर लगाने को मजबूर हुए। इसके बाद वो कोर्ट की शरण में गए, जहां कोर्ट ने मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 156(3) के तहत तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए हैं। माननीय पुलिस स्टेशन MIDC अकोला को 19/3/2022 को मैंने निवेदन दिया था कि मेरी ज़मीन में फसोनुक हुई है और संगमत करके कुछ लोगों ने मेरे साथ में धोखाधड़ी की है। इसके खिलाफ मैंने वहाँ पे कंप्लेंट दी थी। उस कंप्लेंट का पुलिस के द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाने के कारण मैंने न्यायालय में जाके 156(3) के तहत अपील की है। उसके तहत मुझे न्यायालय ने न्याय दिया और पुलिस स्टेशन वालों को ऑर्डर दिया कि भाई इनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। उसके तहत 24/6/2022 को इनके MIDC पुलिस स्टेशन के अंदर FIR दर्ज हो चुकी है और उस FIR के ऊपर पुलिस ने अपनी ओर से जल्द कार्रवाई करना चाहिए और मुझे न्याय दिलाना चाहिए, यही मेरी मांग है। अकोला पुलिस अधीक्षक की विशेष टीम ने आज 2 अलग-अलग जगहों पर प्रतिबंधित गुटखा बेचने वाले 2 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में 63,000 रुपए का प्रतिबंधित गुटखा जब्त किया गया है। ये कार्रवाई जठारपेट चौक के गजानन पान केंद्र और गौसिया मस्जिद के पास गुलजारपुरा में किया गया है। अकोला पुलिस अधीक्षक की विशेष टीम को मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने जठारपेट चौक स्थित गजानन पान केंद्र पर छापेमारी कर आरोपी संतोष गजानन सुरपाटने के पास से 1250 पैकेट प्रतिबंधित गुटखा जब्त किया है, जिसकी 35,000 रुपए कीमत बताई जा रही है। दूसरी कार्रवाई गुलजारपुरा में की गई है। कार्रवाई में दस्ते ने शेख मजहर शेख के घर पर छापा मारा और प्रतिबंधित गुटखा जब्त किया है। जब्त की गई गुटखे की कीमत 28,900 रुपए बताई जा रही है। दोनों आरोपियों के खिलाफ डाबकी रोड पुलिस थाने में महाराष्ट्र गुटखा प्रतिबंध एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। अकोला मौसम विभाग ने 6 जुलाई तक जिले के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। बारिश आने से बुआई के कार्य को गति मिलने की संभावना है। अकोला जिले के अधिकांश हिस्सों में बुआई को गति जरूर मिली हो, लेकिन अभी भी कई हिस्सों में संतोषजनक वर्षा नहीं होने के कारण बुआई रुकी हुई है। ऐसे में किसान अब भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। 2 जुलाई को अकोला जिले में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 3, 4 और 5 जुलाई के बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। किसानों ने शुरुआती बारिश में ही बुआई कर दी थी, लेकिन उसके बाद बारिश नहीं होने के कारण अब अंकुरित फसलों को सिंचित कर पानी देना पड़ रहा है। अगर 5 से 7 दिनों तक बारिश नहीं हुई तो फसलें सूखने का खतरा किसानों द्वारा व्यक्त किया जा रहा है। प्रादेशिक मौसम केंद्र नागपूर यांच्या सल्ल्यानुसार येत्या 2, 3 व 4 तारखेला अकोला जिल्ह्यात विरळक ठिकाणी हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे। तसेच 5 व 6 तारखेला बहुधा सर्वत्र ठिकाणी हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे। अकोला जिले के गांव में जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा किए जा रहे दवंडी कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग 7/12 किसान संगठन ने की है। इस संबंध में कलेक्टर को निवेदन भी सौंपा गया। जहां खरीफ सीजन में बुआई का कार्यक्रम चल रहा है, वहीं जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा गांव में दवंडी कार्यक्रम लिया जा रहा है। जिस जमीन पर अतिक्रमण है वहां बुआई न करे, बुआई के लिए कोई बैलगाड़ी या ट्रैक्टर न ले जाए, ऐसी सूचना दी जा रही है। अतिक्रमित जमीन पर बुआई पर रोक से भूमिहीन और बगैर 7/12 के किसानों के आजीविका के साधन नष्ट हो रहे हैं और भूखे मरने की नौबत आ गई है। इस संबंध में जिलाधिकारी को कई बार निवेदन देने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे में 2022-23 का खरीफ सीजन बुआई और खेती बाधित हो गया है। हालांकि इसके चलते भविष्य में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, ऐसा निवेदन में कहा गया है। और अगर मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो गैर 7/12 शेतकरी संगठन द्वारा आंदोलन की चेतावनी दी गई है। संगठन की महिला अध्यक्ष रजनीताई गवई ने अपने साथियों के साथ जिला कलेक्टर को निवेदन दिया है। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।